नमस्कार बच्चों, धीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का पहला प्रश्न है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? आज का पहला प्रश्न है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन के समय में होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रक्त में आयरन की कमी से रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की मृत जीवी विधि होती है। अर्थात कवक मृत जीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सिन है, अर्थात आपसे प्रश्न पूछेगा ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक हार्मोन है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क जिसे हम लोग अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, है ना। वृक्क संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्क का संबंध उत्सर्जन से है। वृक्क का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वकोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? क्या क्या घटक आवश्यक है? तो स्वकोषी पोषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक हैं। इसके अलावा एक और आवश्यक है, वह है आपका जल। क्या है? जल, H2O। अर्थात आपका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अर्थात स्वकोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल, इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ध्यान दीजिए कि जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस किन चीजों से बाहर होती है? पहला ऑप्शन आपका जल है, दूसरा ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा ग्लूकोज है और चौथा डिक्टियोजोम से। आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से निकलता है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जब मनुष्य विश्राम कर रहा हो, आराम कर रहा हो, तो उस समय उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मिनिमम, अर्थात उसका हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार औसतन धड़कता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, 72। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पौधों में जाइलम द्वारा, पौधों में जाइलम, तो जाइलम क्या है? तो जाइलम एक उत्तक है।
जाइलम क्या है? एक उत्तक है, पौधों में पाए जाने वाला यह एक संवहनीय उत्तक है। आपसे प्रश्न पूछा गया, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। जाइलम के द्वारा जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है वह केवल और केवल ऊपर की ओर होता है, अर्थात ऊपर की दिशा में होता है। आइए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है कि मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। क्या है? वृक्क है, जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं, है ना, इसे गुर्दा भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अर्थात अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है या कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? ध्यान दीजिए कि मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थल है आपका छोटी आंत है, जिसे हम लोग क्षुद्रांत भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में तिलचट्टा कहते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करने वाला है वह आपका थायरॉक्सिन है। यह एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आप लोग को पता है कि श्वसन क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अर्थात हम कह सकते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहता है? अर्थात कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है? तो आपके कनेर के पौधे हैं। कौन से पौधे हैं? कनेर। कनेर के पौधों के पत्तियों में रंध्र नहीं पाया जाता है। रंध्र को इंग्लिश में हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। रंध्र क्या होता है? पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। याद रखिएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह भी सवाल महत्वपूर्ण है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन को ले जाने वाला हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का एक प्रश्न आपको याद रखना है कि रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। आप लोग याद रखिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, यह भी याद रखना है।
जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? पहला ऑप्शन अणु की गति, दूसरा वृद्धि, तीसरा संघ और चौथा समन्वय। तो जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है वृद्धि करना। क्या करना? वृद्धि करना, बढ़ना, है ना, विकास करना। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है। याद रखिएगा कि मानव की किडनी, मानव के गुर्दे का आकार सेम के बीज की तरह होता है, जिसे हम लोग अपना एक भाषा में राजमा भी कहते हैं, है ना। राजमा के बीज अर्थात सेम के बीज के आकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ध्यान दीजिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ध्यान दीजिए, लेटेक्स हम लोग पीपल के पत्तों में भी देखते हैं, पीला कनेर में भी देखते हैं, बरगद में भी देख लेते हैं। अर्थात लेटेक्स जो है पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है और बरगद में भी पाया जाता है। अर्थात आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। अर्थात आपको प्रश्न पूछेगा मानव हृदय में कितने कोष्ठक, कितने चेंबर या कितने वेश्म पाए जाते हैं या कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो 4। कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष या 4 चेंबर या 4 वेश्म पाए जाते हैं। थोड़ी सी ध्यान दीजिए, जानकारी ले लेंगे। अगर हम बात कर ले मानव हृदय की, तो ध्यान दीजिए, एक चेंबर आपका यहां हो जाता है, दूसरा चेंबर आपका यहां हो जाता है, तीसरा चेंबर यहां हो जाता है और चौथा चेंबर यहां हो जाता है। 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि मानव हृदय में कितने चेंबर या कितने वेश्म या कितने कक्ष? तो 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। कितनी होती है? 2% होती है। इस सवाल को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ध्यान दीजिए, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में संचित होती है। किसके रूप में? उद्दीपन के रूप में संचित होती है। आपका राइट आंसर सी, उद्दीपन के रूप में मानव मस्तिष्क में सभी प्रकार की सूचनाएं जमा हो जाती है, संचित रहती है। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण, देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? अर्थात रक्त लाल होता है। तो वह आपका क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या है आपका? हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम के द्वारा होता है? तो वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? ध्यान दीजिए, वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधों में प्रायः होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है एक भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? एक भौतिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? एक भौतिक प्रतिक्रिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पौधों में
प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ध्यान दीजिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट है, जिसे हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, हरित लवक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ते हैं। क्या है, पत्तियां, अर्थात प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, पत्तियां है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है, कौन है, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है पर्णहरित है। पर्णहरित, जिसे हम लोग क्लोरोफिल अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहा जाता है। पर्णहरित को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पर्णहरित को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। पर्णहरित को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। पर्णहरित को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। याद रखिएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो परिशेषिका जो है आहार नाल का हिस्सा है। फिर से प्रश्न को देखेंगे, परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, आहार नाल का हिस्सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है, अर्थात किण्वन क्रिया किसमें होता है, तो किण्वन क्रिया यीस्ट में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे भी याद रखना है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। आइए ध्यान दीजिए, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत यहां नहीं दिया है, आपको याद रखना है इलियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, छोटी आंत का ही भाग है इलियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलियम। क्या हो जाएगा, इलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ध्यान दीजिए, ट्रेकिया के द्वारा श्वसन अंग करने वाला कौन सा जीव है, हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करने वाला जीव, आपका राइट आंसर यहां पर कॉकरोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉकरोच ट्रेकिया के द्वारा अपना श्वसन क्रिया करते हैं, इन चार ऑप्शन में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पीत रस कहां से स्रावित होता है। पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। पीत रस यकृत से स्रावित होता है ना। पीत रस यकृत या लीवर से स्रावित होता है। पीत रस कहां जमा होता है,
याद रखिएगा। तो पीतरस कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। पीतरस निकलता कहाँ से है? पीतरस स्रावित कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है यकृत से। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की भीतरी भित्ति जो होती है वह मोटी होती है। गार्ड कोशिका की भीतरी भित्ति, अंदर की भित्ति जो होती है वह मोटी होती है। चलिए अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन, है ना, प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब, अर्थात इसे हम डायरेक्ट कह दें तो रक्त दाब कहेंगे। क्या कहेंगे? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, है ना, कि रक्त दाब, रक्तचाप कितना होता है? आपको याद रखना है बेसी बटा कम, अधिक बटा कम, अर्थात 120/80, बेसी बटा कम। क्या याद रखना है? हमारे शरीर का जो रक्तदाब है, रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वह 120/80 होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 120/80। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किसकी उत्पत्ति? तंत्रिका तंतु, है ना, तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होती है वह एंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोडर्म के द्वारा। क्या है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र होगा, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए बार बार ये सवाल आ रहा है, मनुष्य में वृक्क जो है किस तंत्र से संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, वो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। पादप, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। याद रखिएगा कि पौधों में, किसमें? पौधों में दो संवहनीय ऊतक होते हैं। एक होता है फ्लोएम, याद रखिएगा बाबू, और दूसरा होता है जाइलम। दूसरा क्या होता है? जाइलम। यहां आपको दो बात याद रखना है, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम। अब देखिए, और ये हो जाएगा फ्लोएम का खाद्य पदार्थ। क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ। फ्लोएम का क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ। फ्लोएम का क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ, है ना। फ्लोएम का क्या होगा? खाद्य पदार्थ। क्या है ये? याद रखिएगा आपको कि पेड़ पौधों में संवहन का जो काम करता है, एक फ्लोएम ऊतक और एक जाइलम ऊतक। एक फ्लोएम ऊतक और दूसरा जाइलम ऊतक। ध्यान दीजिए, फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थों का खाद्य पदार्थों का संवहन करना, और जाइलम का काम है जल का संवहन करना। साथ ही साथ जल में घुले हुए खनिज लवण का भी ये संवहन करते हैं। ठीक है, तो जौ से जल, जौ से जाइलम, कंफ्यूज आपको नहीं होना, जौ से जल, जौ से जाइलम, और जो बचा खाद्य पदार्थ वो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। उसके बाद भी देखिए, फ्लोएम के लिए खाद्य पदार्थ में आप एक बात याद रख सकते हैं, भोजन। क्या याद रख सकते हैं? भोजन। प फ ब भ आ रहा है, देखिए फ ब भ, मतलब फ और भ एक ही लाइन में आ रहा है ना। तो याद रखिए, भोजन, खाद्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा, और जल का संवहन जल के द्वारा, जाइलम के द्वारा, सॉरी, जल का संवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। यहां देखिए क्या कहा? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किस लिए? जल का वहन करने के लिए, अर्थात जल का संवहन करने के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड जल,
क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाइरुवेट पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। अर्थात जब पाइरुवेट अणु जब विखंडित होता है तो पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह क्रिया कहां होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा कि पाइरुवेट अणु का विखंडन ये भी आपको दे सकता है। पाइरुवेट अणु का विखंडन कहां होता है? तो पाइरुवेट अणु का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और पाइरुवेट अणु के विखंडन से क्या क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये क्रिया कहां होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए अगला, स्वपोषण होता है। स्वपोषण किसमें होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, स्वपोषण केवल और केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। आपका आंसर हो जाएगा हरे पौधे, अर्थात हरे पेड़ पौधों में स्वपोषण होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहा जाता है, अर्थात पत्तियों को कहा जाता है, पत्तों को कहा जाता है ना। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? पत्तियों को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ये बताइए कि आखिर कौन सा क्रिया जो सब जीव के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलन। आपको याद रखना है कि सभी जीवों के लिए जो अनिवार्य क्रिया है वह है श्वसन। क्या है? श्वसन। श्वसन के बिना कोई भी जीव जंतु अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्या है? तो श्वसन है। क्या है? श्वसन है। अगला ये मृत जीवी, ध्यान दीजिए, मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी कौन कहलाता है? तो मृत जीवी गोबर छत्ता कहलाता है। कौन कहलाता है? गोबर छत्ता मृत जीवी कहलाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये गलत है, यीस्ट है। क्या है? यीस्ट। यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो यीस्ट जो है कवक वर्ग का एक जीव है ना, कवक समूह का यीस्ट एक जीव है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है? यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक वर्ग का है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है? दही का जमना, ध्यान दीजिए, दही को जमने में किण्वन प्रक्रिया कहलाता है ना। दही का जमना एक किण्वन प्रक्रिया है। क्या है? किण्वन प्रक्रिया है, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो अपनी संख्या का गुणन करके तेजी से वृद्धि करता है और तुरंत दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करने वाला पीयूष ग्रंथि है। क्या है? पीयूष ग्रंथि है। कौन सा है? पीयूष ग्रंथि है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ध्यान दीजिए, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन्स हार्मोन है। कौन सा है? जिब्रेलिन्स हार्मोन है। जिब्रेलिन्स हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि हार्मोन कहलाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है।
ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अगला, यह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन इन चारों में से श्वसन है। श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव आहार नाल, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा? ध्यान दीजिए, सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। इस सवाल की ओर, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी ऊर्जा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? एटीपी ऊर्जा को जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? ध्यान दीजिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। कहां होता है? रंध्र, जिसे हम लोग स्टोमाटा, है ना, रंध्र या इसे स्टोमाटा भी कहते हैं, है ना, कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? तो रंध्र में होता है। कहां होता है? रंध्र में होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? ध्यान दीजिए, हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त को पहुंचाने का काम निलय का है। किसका है? निलय का है। मनुष्य के हृदय में 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं, तो उनमें निलय का काम है हृदय से रक्त को शरीर में पहुंचाना। हृदय से शरीर में पहुंचाने का काम निलय का है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? कि हमारे शरीर के रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग, है ना, रक्त दाब को मापने में किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? ध्यान दीजिए, तो जहां कहीं पे अगर जख्म हो जाता है, चोट लग जाता है, अगर रक्त स्रावित होने लगता है, तो उसे थक्का बना करके रक्त को रोक करके रखता है, वह आपका प्लेटलेट्स है। कौन सा है? प्लेटलेट्स है। याद रखिएगा। अगला, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर, ध्यान दीजिए, मंड परीक्षण, स्टार्च, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ध्यान दीजिएगा कि मंड परीक्षण जब करते हैं, स्टार्च परीक्षण जब करते हैं, तो हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले उस पर थोड़ी मात्रा में उसे अल्कोहल में डाल करके पत्ती को उबाला जाता है। क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी नहीं, क्लोरोफिल, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, ताकि वो जाकर के अल्कोहल में घुल जाए, ताकि, है ना, जिससे हम मंड का परीक्षण कर सके। चलिए अगला सवाल है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? ध्यान दीजिए, स्लाइड को 10x पर, कितना पर? 10x पर देखा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि तिलचट्टा कॉकरोच का श्वसन अंग ट्रेकिया है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियां गिल्स या गलफड़ा,
गिल्स या गलफड़ा के द्वारा श्वसन प्रक्रिया करती है। मछलियां गिल्स या गलफड़ा के द्वारा श्वसन प्रक्रिया या श्वसन क्रिया करती है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पौधों के पत्तियों से रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों के पत्तियों से रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में किसका? जल का, ध्यान दीजिए, के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। पौधे हरे क्यों होते हैं? अर्थात पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? मतलब शरीर के अंदर में जो है, शरीर के अंदर में, कोशिका के अंदर में पाचन किसमें होता है? तो अमीबा में होता है। अमीबा भोजन को कूटपाद के द्वारा ग्रहण करते हैं। अमीबा भोजन राजधानी का निर्माण करके भोजन का पाचन करते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का आकार और निश्चित होता है। अमीबा मृदु जलीय जीव है। ये सभी आपको याद रखना है। अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? अभी तुरंत हमने आपको बताया था पिछले कुछ सवालों में कि मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होता है। कितना होता है? 4, याद रखिएगा। एक बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ध्यान दीजिए, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, कितने हो गए? 4। तो याद रखिएगा, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीट भी हो रहा है कुछ सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ, ध्यान दीजिए, पौधों में टेनिन, कौन सा? टेनिन। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहां संचित होता है? तो छाल में, पौधों के छाल में, है ना, पौधों के छाल में टेनिन नामक पदार्थ संचित रहता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिकांग अर्थात क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा, कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग जो है वे हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? हरे रंग के, अर्थात हरा रंग का होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स जो है वो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। आपको पूछेगा कि हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इस साल ये प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लार किस ग्रंथि से निकलता है? ध्यान दीजिए, लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार का जो स्राव होता है वह आपका लाल ग्रंथि से होता है। किससे होता है? लाल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से होता है? लाला ग्रंथि। इस सवाल थोड़ा सा देख करके बताते हैं। लार का स्राव कहां से होता है? तो लार का स्राव मुख से होता है। कहां से होता है? मुख से होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। पाचन कार्य संपन्न होता है, ध्यान दीजिए, पाचन कार्य संपन्न होता है लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा। तो ध्यान दीजिए, भोजन के पाचन में जठर रस, जिसे हम लोग अग्नाशयी रस भी कहते हैं, इसके द्वारा स्रावित होता है। चलिए अगला सवाल। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में
मुख्य रूप से एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस, हम लोग ऊर्जागृह भी इसे कहते हैं, पावर हाउस या ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पावर हाउस, ध्यान दीजिए, ऊर्जागृह, कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ध्यान दीजिए, लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाने का काम लोहा के यौगिक का है, लाल बनाने का काम लोहा के यौगिक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं, वहन तंत्र के घटक वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ध्यान दीजिए, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण रक्त में थक्का बनता है, रक्त में थक्का बनता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रहणी भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ग्रहणी किस अंग का भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। चलिए अगला, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार नियंत्रित करता है, द्वार कोशिकाएं। कौन कोशिकाएं? द्वार कोशिकाएं उसे नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? अभी तुरंत बताए थे, वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम लाइपेज है। कौन है? लाइपेज। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। श्वसन की क्रिया दो तरह से, एक वायवीय और एक अवायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो वायवीय श्वसन से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, याद रखिएगा। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और वायवीय श्वसन में अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चलिए अगला, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में उसका परिवहन किया जाता है। चलिए अगला, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तिलचट्टा में श्वास रंध्र 10 जोड़ा है ना, कितना जोड़ा? 10 जोड़ा पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हमने अभी तुरंत आपको बताया था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पेड़ पौधों में होती है। आपका राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे या हरे पौधों में। चलिए अगला सवाल है, पौधों के पत्तियों में, ध्यान दीजिए,
पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे डैश कहा जाता है। कि पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमाटा, हम लोग इसे रंध्र, है ना, स्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आपको याद रखना है सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है और सबसे कम हृदय धड़कन व्हेल का होता है। किसका होता है? व्हेल का। किसका होता है? व्हेल, है ना। सबसे कम हृदय धड़कन व्हेल का होता है और सबसे अधिक हृदय धड़कन चूहा का होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, ध्यान दीजिए ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद, टेनिन, रेजिन, अर्थात इनमें से सभी। आपका राइट आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वह पोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। रक्त को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। आपको याद रखना है रक्त क्या है? एक उत्तक है। तो कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत, कई बार प्रश्न ये पूछ चुका है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इनामेल कहलाती है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इनामेल कहलाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। अगला, आरबीसी का जीवन अवधि होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिनों का होता है। लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। आपका राइट आंसर ए, ऑप्शन ए 120 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अंतिम सवाल है आज का। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ध्यान दीजिए, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। ठीक है, इसके बाद अगला आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। बच्चे जो चैनल पर नए हैं वो डिराज ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।